हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आज आपका इग्नू वीडियोज में स्वागत है। तो आइए आज हम BHDLA 137 का चैप्टर 1 का चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दें और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाएं। आज हम देखेंगे संप्रेषण के मूल्य तत्व इकाई 1 BHDLA 137। तो इसमें सबसे पहले हम प्रस्तावना को देख लेते हैं कि प्रस्तावना में क्या होता है। इसमें हमें पढ़ने को ये चीज़ें मिलेगी कि जैसे संप्रेषण क्या चीज़ होता है, इसके विविध रूप क्या होता है, संप्रेषण के क्या प्रयोजन है, संप्रेषण की क्या प्रक्रिया है, सफल पर संप्रेषण कब होता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं संप्रेषण का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे संप्रेषण क्या होता है। आप ही लोग बताइए। संप्रेषण वह चीज़ होता है, एक संवाद होता है। संप्रेषण आपसी बातचीत होती है या संपर्क होता है या एक दूसरे के पास अपनी बात पहुंचाने का प्रयास होता है, चाहे वह बोलकर, सुनकर, देखकर, पढ़कर, चित्र बनाकर हम एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझाते हैं। जन्म लेने के बाद जब बच्चा पहली बार रोता है तो वो समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। उसके बाद हर एक क्षण और आजीवन संप्रेषण की यह प्रक्रिया जारी रहती है। कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि संप्रेषण जो होता है वो एक संवाद है जो हम अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। दोस्तों, संप्रेषण के विभिन्न रूप क्या होते हैं, आइए देखते हैं। संप्रेषण के विभिन्न रूप होते हैं जिसमें मौखिक संप्रेषण पहला रूप होता है। मौखिक संप्रेषण में क्या होता है, आपको तो पता ही है कि संप्रेषण का अर्थ होता है कि हम अपनी बातों को दूसरे के पास पहुंचाते हैं या दूसरे की बातों को अपने पास लाते हैं। तो मौखिक संप्रेषण में होता यह है कि हम अपनी बातों को अपने मुंह से बोलकर दूसरे के पास पहुंचाते हैं। इसका मूल आधार भाषा और माध्यम है। सुबह सुबह उठते ही बोलने की प्रक्रिया के साथ संप्रेषण शुरू होता है और रात पर बिस्तर जाने तक संप्रेषण चलता रहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये समझें कि डॉक्टर और मरीज के बीच जैसे मान लीजिए किसी अपने रोग के बारे में वार्तालाप हो रही है तो ये भी एक संप्रेषण है। और दुकानदार और ग्राहक के बीच जो बात हो रही है वो भी एक संप्रेषण ही है। तो ये सब सारी बातें होती है जिसका ध्यान रखा जाता है। अब आइए देखते हैं आंगिक संप्रेषण क्या होता है। जो मनुष्य है ना, केवल अपनी बातों को बोलकर ही नहीं संप्रेषण करता है, वह इशारा करके भी संप्रेषण करता है जिसे हम आंगिक संप्रेषण करते हैं। जिसके सारे अंग या आँख या नाक या पैर या कंधे उसके सहयोग करते हैं उस संप्रेषण को करने में, इशारा करने में। शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत अब आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व से होती है। आप जैसे ही किसी अधिकारी के कमरे में प्रवेश करते हैं वो आपकी वेशभूषा और व्यक्तित्व के बारे में धारणा बनाने लगता है। आप उसके सामने कैसे खड़े रहते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी काफ़ी असर पड़ता है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि वे किसी दफ्तर में किसी अधिकारी की टेबल पकड़कर झुक जाते हैं और तब तक झुके रहते हैं जब तक कि वह अधिकारी गुस्सा में ये ना कह दे कि ठीक से खड़े रहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आइए देखते हैं लिखित संप्रेषण। संप्रेषण का तो आपको पता ही होगा कि संप्रेषण का अर्थ होता है कि हम अपनी बातों को किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी तरीके से दूसरे के पास पहुंचाते हैं। तो इसमें लिखित संप्रेषण क्या होता है, हम अपनी बातों को एक तो लिखकर किसी के पास पहुंचाते हैं या बोलकर पहुंचाते हैं या इशारा करके पहुंचाते हैं। तो उसमें जो लिखकर पहुंचाते हैं ना वो लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो इसमें इस बात का ध्यान देना होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम लिखित संप्रेषण में लिखते हैं कि जैसे अपने पापा के पास कुछ लिख रहे हैं तो उसका अलग ध्यान रखना पड़ता है, अपने बहन के पास कुछ लिख रहे हैं तो उसका अलग ध्यान रखना पड़ता है। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। या जैसे मान लीजिए हमारी आज तबीयत ख़राब है और हमें सूचना प्रदान करना है हेडमास्टर को, अपने प्रिंसिपल को कि आज मैं स्कूल नहीं आ सकता, तो उसके लिए जो हम एप्लीकेशन देते हैं वो क्या होता है, वो लिखित रूप में संप्रेषण होता है हमारा कि हम आपको संप्रेषित करते हैं लिख के कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है। तो आइए अब चलिए देखते हैं ये संचार माध्यम क्या होता है। जैसे संप्रेषण को करने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसे संचार माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हमारे पास
समाचार आता है तो कैसे आता है, रेडियो से आता है, टेलीविज़न से आता है, समाचार पत्र से आता है, तो संचार का एक माध्यम होता है। जैसे मान लीजिए कि रेडियो आवाज़ के माध्यम से जन जन तक संचार का संप्रेषण करता है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, इंटरनेट की सहायता से हम संचार का माध्यम देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें देखिए इतना करने के बाद हमें कुछ बोध प्रश्न मिलते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहता है इसलिए। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन इसमें इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मतलब आपका पास जो इग्नू के द्वारा नोट्स भेजे गए हैं उसका प्रयोग जरूर कीजिएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी तरीक़ों से आप समझ सकते हैं। इस लेक्चर को सुनकर आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, इससे आपको बहुत अच्छी समझ बढ़ेगी। तो आइए अब देखते हैं संप्रेषण का प्रयोजन क्या है। संप्रेषण तो होता है, हमने ये भी देख लिया कि संप्रेषण इस तरह कैसे होता है। संप्रेषण 3 तरीक़ों से होता है, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, आंगिक रूप से। तो ये जो संप्रेषण होता है उसका क्या प्रयोजन है, क्यों संप्रेषण को किया जाता है? तो इसका प्रयोजन अनेक तरह से होता है। जैसे अपने व्यक्तिगत ज़रूरत को पूरा करने के लिए होता है मान लीजिए, तो इसमें इन्होंने दे रखा है यहाँ पे कि यह अपने आप में स्पष्ट है, लोग काम करने, खाने पीने, रहने, प्यार और जीवन से जुड़े सभी व्यवहारिक पहलुओं के लिए संप्रेषण करते हैं। अपनी ज़रूरत पूरी न होने पर उसकी मांग करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति का मांग पूरा नहीं हो रहा है, तो वो अपना संप्रेषण के जरिए से संचार का संप्रेषण करके वो अपनी बात को रखता है। अब आगे देखते हैं इसमें व्यक्तिगत संबंध। जब भी हम किसी रिश्तेदार, मित्र या जान पहचान वालों से मिलते हैं तो सबसे पहला हमारा सवाल यही होता है कि कैसे हैं आप। इसके अलावा लोग अपनी आँख, हाथ, शब्द और भाव भंगिमा से भी दूसरों के संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं सूचना है। सूचना, हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। सूचना संग्रहण का काम बचपन से ही शुरू होता है, जब वो अपनी पहली बार पूछता है कि यह क्या है। जैसे मान लीजिए हम जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हमारा पहला संप्रेषण होता है, जैसे रोते हैं समाज के साथ या कुछ भी। जैसे ही हम थोड़ा समझदार बनते हैं, समझदार होते जाते हैं, तो इसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए हम कुछ पूछते हैं, अपने मम्मी से ही पूछते हैं कि मम्मी ये क्या है, वैसे ही हमारे दिमाग में सूचना होने लगती है कि ये चीज़ें क्या है, इससे परिचित होने लगते हैं। इस तरह से हम विकसित भी होते हैं। अब आगे देखते हैं आपस में बातचीत। ये जो संप्रेषण का प्रयोजन जो है आपस में बातचीत के लिए भी होता है। अपनी बात दूसरों को तक पहुंचाने और दूसरों की बात सुनने के लिए भी संप्रेषण संपन्न होता है। गप संप्रेषण का एक मज़ेदार और मनोरंजक उदाहरण है। जैसे आपस में लोग क्या करते हैं, गपशप करते रहते हैं, हंसते मजाक करते रहते हैं, ये भी संप्रेषण का एक तरीका है, खुश रहने का एक तरीका है। आगे देखते हैं आग्रह। इस टॉपिक में हम ये देख सकते हैं कि विज्ञापन इस प्रकार के संप्रेषण का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। विज्ञापन का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। रेडियो, टेलीविज़न और समाचार पत्र के विज्ञापनों को याद कीजिए कि शैम्पू, टूथपेस्ट इत्यादि का जो विज्ञापन किस प्रकार ग्राहकों को, जैसे आग्रह का मतलब क्या होता है, अनुरोध किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको फेयर लवली का ही प्रचार दिया जा रहा है, तो वो कि आप फेयर लवली को खरीदिए, ये अच्छा है, ऐड दिया जाता है सब। तो ये कैसे दिया जाता है, टेलीविज़न के द्वारा दिया जाता है। तो क्या हुआ, ये संप्रेषण हुआ, संचार हुआ, उसका माध्यम हुआ। इस बात को आप अच्छी तरह समझिए। अब देखिए मनोरंजन। मनोरंजन क्या है, ये भी एक मनुष्य की अहम जिंदगी का हिस्सा है, ये भी एक मनुष्य की ज़रूरत है। हंसना, हंसाना, दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लेना, यह सब जो है ना मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में शामिल है। मनोरंजन के लिए लोग सिनेमा देखते हैं, ठीक ना, टेलीविज़न देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते भी हैं। इन कारणों से भी संप्रेषण की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं संप्रेषण की क्या प्रक्रिया होती है। एक चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाया गया है संप्रेषण की प्रक्रिया, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जैसे स्रोत है, सोचने की प्रक्रिया, अनुभूति, निर्णय क्षमता, उसके बाद माध्यम से होती हुई संदेश जाता है, उसके बाद सोचने की प्रक्रिया, अनुभूति, निर्णय क्षमता, उसके बाद प्राप्तकर्ता के पास चला जाता है। अब देखिए संप्रेषण प्रक्रिया जो होती है इसमें 9 प्रमुख तत्व शामिल होते हैं। क्या क्या भाई शामिल होता है, स्रोत होता है, व्यक्तित्व क्षमता होता है, संदेश होता है, माध्यम होता है, प्राप्तकर्ता होता है, संदेश प्राप्ति होता है, प्रतिक्रिया होता है, संदर्भ होता है।
जीवन मूल्य और दृष्टिकोण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि स्रोत। स्रोत जैसे किसी भी संदेश का जो जन्म होता है उसका कुछ ना कुछ तो स्रोत होता होगा ना। यह स्रोत कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मान लीजिए कोई संदेश का जन्म हो रहा है, कोई संदेश का उत्पत्ति हो रहा है, तो क्या होगा? वो मान लीजिए वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वहीं से तो शुरुआत होगी, या कुछ और भी हो सकता है। यह स्रोत अपने विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, इसके लिए वो अपने अनुभव और भाषा ज्ञान का प्रयोग करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्रोत। अब आगे देखते हैं व्यक्तित्व क्षमता। विचारों को भाषागत अभिव्यक्ति देने की कला को व्यक्तित्व क्षमता कहते हैं। वक्ता की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसके जरिए वो अपने विचारों को स्पष्ट से अभिव्यक्त कर सके और श्रोता उनके संदेश को समझ सके, ऐसा होना चाहिए। आइए इसमें देखते हैं कि संदेश क्या होता है। अब वक्ता के विचारों की अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को संदेश कहते हैं। यह संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, या मौखिक या आंगिक भी हो सकता है। भाषा में शब्दों, वाक्यों, प्रतीकों, बिंबों के माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाते हैं। भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। जैसे मान लीजिए राम ने श्याम को मारा और श्याम ने राम को मारा का अर्थ एकदम विपरीत हो जाएगा। व्याकरण के कारण संदेश का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक भाषा का अपना मुहावरा होता है। भाषा किसी संस्कृति का हिस्सा होती है। किसी भाषा को बोलने और समझने के लिए भाषा के व्याकरण मुहावरों का अर्थ देना होता है। इसी तरीक़ा से दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें सब वही चीज़ें दे रखा है जो हम समझ चुके हैं। अब आइए माध्यम देखते हैं। संदेश किसी माध्यम से प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। मौखिक संप्रेषण में हवा होता है, लिखित संप्रेषण में कोई लिखने वाली वस्तु हो जाएगी। इसी तरह से मतलब जैसे मान लीजिए रेडियो ऑडियो हो गया, उस संप्रेषण का उदाहरण हो जाएगा। अब प्राप्तकर्ता देख लेते हैं। वक्ता या श्रोता जिस तक अपना संदेश भेजना चाहता है उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। मौखिक संप्रेषण